प्रियंका कुमारी, यस प्लीज, Good morning, ma'am. Good morning, sir. प्लीज बी सीटेड। Thank you, sir. आपने आरा के VKSU से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है मैथमेटिक्स से। Yes. वाह, वेरी नाइस। VKSU क्या है? सर यहाँ पे 1857 की क्रांति में मुख्य भूमिका में वीर कुंवर सिंह ने योगदान दिया था, उन्हीं के नाम पे ये यूनिवर्सिटी खोला गया है। ये बताइए, हम लोग वीर कुंवर सिंह बोलते हैं, ठीक है। भारत के इतिहास में एक और व्यक्ति के नाम में वीर जोड़ा जाता है, बता सकते हैं वो कौन है? यस, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, एक सिख नेता थे वीर बहादुर सिंह, और सॉरी सर मेरे को वीर सावरकर का नाम सुना है आपने? वीडी सावरकर, यस। विनायक दामोदर सावरकर को भी वीर सावरकर कहा जाता है, ठीक है, और काफ़ी चर्चा में रहे हैं ये व्यक्ति। बताइए कि वी.डी. सावरकर या वीर सावरकर का क्या कंट्रीब्यूशन रहा भारत के इतिहास में? सबसे पहले 1857 की क्रांति के बारे में इनका उल्लेख मिलता है कि 1857 की क्रांति को इन्होंने प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। कितने ईस्वी में? सर 1857 की क्रांति के बाद ही सर डेट मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। अच्छा, डेट आपको याद नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। ये बताइए कि वीर कुंवर सिंह का क्या योगदान रहा स्वतंत्रता आंदोलन या 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन? सर जब 1857 की क्रांति शुरू हुई थी तो इन्होंने सैनिकों का नेतृत्व किया था। सैनिकों का दानापुर की छावनी से जब सैनिक अंग्रेजों से लड़ने के लिए नेतृत्व विहीन थे तो इन्होंने वीर कुंवर सिंह के जमींदार, मतलब जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह को चुना। बहुत अच्छी बात है। आपने मैथमेटिक्स से ग्रेजुएशन किया, मैंने तो इतिहास से संबंधित पूछ लिया क्योंकि इतिहास तो हमारे देश और समाज की कहानी है। ये बताइए कि मैथमेटिक्स में कई तरह के ब्रांचेज होते हैं, कौन सा ब्रांच ऐसा है जो सरकारी नीति नियमों के निर्माण में सबसे ज़्यादा सहायता करता है? सर मुझे जहाँ तक पता है स्टैटिक्स जो पार्ट है वो सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत। क्या बोलते हैं इसको, स्टैटिक्स बोलते हैं या स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं? सर स्टैटिस्टिक्स, चलिए ठीक है। और दूसरा बात बताइए कि एक और पार्ट है मैथमेटिक्स का, आपने देखा होगा, जिसमें हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, फाई, ये सब के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं। ये बताइए कि ये जो मान है ये किस चीज़ को के सूचक हैं? जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, ये किस चीज़ के सूचक हैं? और एक तो बताइए कि किस चीज़ के सूचक हैं, दूसरा बताइए कि इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? सर जहाँ तक मुझे पता है ये 2 डायमेंशनल के लिए यूज होते हैं, और 2 डायमेंशनल में जो कोण की माप के लिए सामान्यतः इसका यूज किया जाता है। और ये सर ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के तहत इसका अध्ययन किया जाता है। और सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मुझे लगता है कि इसका उपयोग। साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, कैसे जानेंगे? सर साइन 30 डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए हाइट और जो हाइपोटेन्यूज होता है उसके अनुपात से हम लोग, और जो एंगल होता है, एंगल के परिप्रेक्ष्य में अगर उसका मान निकाले तो साइन 30 का मान ज्ञात हो सकता है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। और आपने कहा कि इसको सिविल इंजीनियरिंग के दौरान हम लोग इसका काम में लाते हैं। ठीक है। मैथमेटिक्स में एक वर्ड आता है, संकेत आता है पाई, ठीक है। मुझे ये बताइए कि पाई का प्रयोग हम किस प्रकार के आकृतियों के क्षेत्रफल और आयतन के माप के लिए करते हैं? सर ये हम लोग 3 डायमेंशन के लिए पाई का सामान्यतः यूज होता है, और 3D के लिए मान लीजिए कि कोई 3D इमेज है क्यूब का या क्यूबॉइड का, तो क्या इसके क्षेत्रफल निकालने में या आयतन निकालने में पाई का प्रयोग होगा? नो सर, जहाँ स्फेरिकल के लिए स्फेरिकल डायमेंशन जो होते हैं उनके लिए पाई का सामान्य। तो क्या कोण के लिए होगा? ये सर कोण में भी होता है। ठीक है, बताइए कि पाई है क्या जो केवल स्फेरिकल वालों के लिए यूज होता है? सर पाई पाई है क्या?
पाई अगर हम देखें तो परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या में इसका मान प्राप्त होता है हमें। और नहीं, परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में बताइए, क्या है ये? परिमेय संख्या वो संख्या होती है जो p/q के रूप में प्रदर्शित होती है। अपरिमेय संख्या होती है जो जिसका पुनरावृत्ति बार बार होते रहता है, डेसिमल के बाद भी पुनरावृत्ति होते रहता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या। तो इसमें पाई को परिमेय या अपरिमेय संख्या कहने का क्या औचित्य है? पाई तो ऐसा कुछ नहीं, पाई तो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। सर पाई को अगर डिजिट फॉर्म में चेंज करते हैं तो इसका परिमेय संख्या भी मुझे सरल शब्दों में बताइए कि पाई क्या है, इसका मान कैसे प्राप्त होता है? सॉरी सर। कोई बात नहीं। इंडिया के एक बड़े मैथमेटिशियन का नाम बताइए और उनका कंट्रीब्यूशन बताइए। सर सबसे पहले तो हम आर्यभट्ट को ही आर्यभट्ट इंडिया के बहुत बड़े मैथमेटिशियन रहे हैं। और बिहार की बात करें तो बिहार में हमारे भोजपुर जिला के वशिष्ठ नारायण सिंह ये मैथमेटिशियन। चलिए, अच्छी बात है। और ये साई से संबंधित या आपने अपना हॉबी लिखा है कुकिंग फूड। चलिए, हमारे अन्य पैनल मेंबर्स आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे। का प्रियंका एक रिपोर्ट आया है, यूएसए का सर्वे है। तो सर्वे बता रहा है कि जो भारत का जो गंगेटिक बेसिन है, खासकर जो बिहार का जो बेसिन है गंगेटिक बेसिन, ये बहुत ही उपजाऊ बेसिन है। उसके बाद भी आप देख रहे होंगे कि बिहार के किसान की समस्या बहुत गंभीर है, उनका इनकम बहुत कम है। ऐसा क्यों है इतना उपजाऊ होने के बाद भी? सर सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि भारत की जो कृषि में गिरावट आई है, इसका मूल कारण किसानों की साक्षरता की कमी है। कृषि के प्रति किसान साक्षर नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे बिहार में जोतों की आकार में कमी है, जिससे कृषि में कमी हुई है। तीसरा चीज़ मैं ये कह सकती हूँ कि उचित प्रकार के उर्वरक सीमित मात्रा में है यहाँ पे, और जिसकी वजह से सही ढंग से इसका यूज़ नहीं हो रहा है, इससे कृषि में कमी आ रही है। चौथी चीज़ है कि उपयुक्त सिंचाई व्यवस्था है अच्छे ढंग से नहीं है, इस वजह से कृषि में गिरावट देखने को मिलती है। आपके परिवार के लोग कृषि कार्य करते हैं क्या? नहीं करते हैं। तो अपने किसान सलाहकार का नाम सुना है? यस, सुना है। किसान सलाहकार का काम तो यही है कि किसानों को शिक्षित करना, बताना कैसे कार्य किया जाए। लगभग हमको लग रहा है 10-12 साल हो गया किसान सलाहकार को सरकार द्वारा अपॉइंटमेंट किया हुआ, उसके बावजूद भी कुछ सुधार नहीं दिखाई पड़ रहा है। सर प्रशासनिक स्तर पर आप विफल माना जा रहा है। नो सर, विफल नहीं कर सकते। पहले की तुलना में किसान अभी जागरूक हुए हैं। सरकार प्रयास कर रही है, किसान कॉल सेंटर की भी स्थापना की जा चुकी है, जिससे किसान अधिक से अधिक, मुझे लगता है कि अधिक से अधिक मात्रा में वहाँ से मदद ले रहे हैं। और जो मतलब आधुनिक तरीके से कृषि क्षेत्र में अपना कार्य कर रहे हैं। ये आप बक्सर से हैं, तो मान लीजिए हम बोर्ड मेंबर बक्सर आना चाहते हैं, ठीक? तो बक्सर का कुछ ऐसा जगह का नाम बताइए जहाँ उसे जाकर घूमें, उसे देखें, उसे कुछ सीखने को मिले। सर बक्सर में सबसे पहले अगर प्राचीन काल की बात को ध्यान में रखते हुए आप वहाँ चरित्र वन में विश्वामित्र की तपोभूमि रही है। फिर वहीं से कुछ दूर रामरेखा घाट पड़ता है, जहाँ पे विश्वामित्र जी से प्रभु श्री राम शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनके आश्रम तक गए थे। और ये भी माना जाता है कि रामेश्वरम मंदिर में भगवान श्री राम के पद चिन्ह वहाँ पे है, जिसका पद चिन्ह पाया गया है, जिसे आप जाके देख सकते हैं हिस्टोरिकल प्लेस के रूप में। दूसरी चीज़, अगर मैं मुग़ल काल हुमायूं के बारे में बात करूँ तो वहाँ पे प्रसिद्ध चौसा का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेर शाह के बीच। तो वहाँ चौसा के मैदान में उनके युद्ध का वर्णन लिखा हुआ है, वहाँ पे आप घूम सकते हैं। और आधुनिक भारत में जो अंग्रेज़ों द्वारा आक्रमण किया गया था इंडिया पे, तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में कोतवाली मैदान में हुई थी, जिसमें अंग्रेज़ों की अस्थायित्व बक्सर के युद्ध से ही मानी जाती है। तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे उनके युद्ध का वर्णन किया हुआ है और अच्छे अच्छे स्मारक भी बनाए हुए हैं। अच्छा, आप मैथ विद्यार्थी, आपने हिस्ट्री बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा लगा। अच्छा,
आप देख रहे होंगे भारत के पॉलिटिकल स्पेस में ये हेट स्पीच चर्चा में रहता है। नाम सुने हेट स्पीच का? नहीं सुना? चलिए कोई बात नहीं। अपने ओल्ड पेंशन न्यू पेंशन का नाम सुना? ओल्ड पेंशन, न्यू पेंशन इसका भी नाम सुनते हैं? चलिए कोई बात नहीं। एक बुक है, बहुत बड़े स्कॉलर हैं सेपियंस करके, उन्होंने मानव सभ्यता के उद्भव पर बुक लिखा है। आपने इस बुक का नाम सुना है? ये बिहार से कुछ ऐसे लोगों का नाम बताइए जिनका बिहार के साथ साथ भारत की राजनीति में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं बिहार के बारे में, बिहार से जुड़े राजनीतिज्ञों के बारे में अगर बात करूं तो सबसे पहले ये बाबू जगजीवन राम की मैं बात कर सकती हूँ, कर्पूरी ठाकुर जी की बात कर सकती हूँ, और राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, जयप्रकाश नारायण। ठीक। महिलाओं में अगर बात करूँ तो दुलारी देवी, शारदा देवी। चलिए राजेंद्र प्रसाद के बारे में आप कुछ बता सकते हैं, उनका क्या योगदान रहा है? यस, बताइए। गांधी जी का चंपारण में आगमन हुआ था तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ही उन्हें सहायता प्रदान किया गया था बिहार आगमन में। फिर उनका योगदान हम देख सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन में भी रहा है राजेंद्र प्रसाद का, और बहुत सारे किसान आंदोलन में भी उन्होंने अपना योगदान दिया। ठीक है, बहुत अच्छा। ये आप जब ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है, आपका क्या सब्जेक्ट रहा इसमें? मैथ ही रहा है। आप हमें ये बताइए, जब आप ESI बनेंगे तो आप अपने कॉलेज लाइफ का वहाँ पर क्या उपयोग करना चाहेंगे? सर, मैंने जो एक टीम सपोर्ट से अपना पढ़ाई किया है उसका यूज़ मैं ESI के दौरान कर सकती हूँ टीम भावना से, और जो मेरा बिहेवियर है जो कॉलेज के दौरान मेरा लीडरशिप क्वालिटी भी रहा है तो उसको मैं वहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ। तो कुछ एग्जांपल दीजिए तो लीडरशिप क्वालिटी क्या रहा है, जैसे समझाने का प्रयास कीजिए हम लोग को। लीडरशिप सर, मैं अपने कॉलेज के दौरान सॉरी सर, ये आपका हॉबी है कुकिंग फूड, किस प्रकार का फूड बनाना आप पसंद करते हैं? सर साउथ अब इंडियन फूड मैं बनाना पसंद करती हूँ। जैसे कुछ नाम बताइए। सर नॉर्मली बिहार का जो फेमस लिट्टी चोखा है उसको मैं बनाना पसंद करती हूँ। साउथ इंडियन फूड को भी मैं बनाना पसंद करती हूँ, और जैसे इडली, साउथ इंडियन में इडली। मतलब आपका इंटरेस्ट है फूड? यस। जैसा सर ने भी पूछा आपकी हॉबी के बारे में, खाना बनाना, और आपने अपने देश का नाम लिया, पर मैं ये कहूँ कि अगर आपकी जीवन एक व्यंजन है तो वो व्यंजन कैसा है? मतलब मीठा है, खट्टा है, तीखा है, किस तरह से आप अपनी लाइफ को डिस्क्राइब करेंगे एज इट इज? मुझे लगता है कि अगर मेरा लाइफ व्यंजन होता है तो सभी स्वादों का सम्मिश्रण होगा। कोई एक पार्टिकुलर मैं नहीं कर सकती हूँ कि कोई एक पार्टिकुलर टेस्ट को मैं लागू अपने आप पे नहीं कर सकती हूँ, सबका वो समझती हूँ। ये मुझे बताइए कि आपने अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे लिखा है टेक डिसीजन स्ट्रांगली, वहीं आपने वीक पॉइंट पे लिख दिया है वेरी इमोशनल, तो थोड़ा अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। या मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई डिसीजन लेना हो, अगर मुझे सही लगता है तो वो मैं स्ट्रांगली अपना डिसीजन लेती हूँ। अंदर से इमोशनली हूँ, उसके बावजूद जो सही है उसको मैं सही मानती हूँ और अपना डिसीजन स्ट्रांगली लेती हूँ। ये मुझे बताइए कि अभी आप लोग 2D और 3D की बातें कर रहे थे, तो ये डिफरेंस क्या है दोनों में? 2D में जो लंबाई और चौड़ाई उसका मेज़र किया जाता है, जबकि 3D में लंबाई, चौड़ाई और इसमें शामिल हो जाता है हाइट। इसकी वजह से वो 3D संरचना बनती है। यही हाइट को लेकर 2D और 3D में अंतर पाए जाते हैं। अच्छा, 2D और 3D।
मुझे ये बात बताइए कि कुछ मैथ्स का रोल बताइए डे टू डे लाइफ में। सर मैथ्स का अगर रोल देखें तो हर समय और हर दिन है। जैसे हम लोग जो अपने दैनिक जीवन हमारी शुरुआत होती है सुबह मॉर्निंग से, हम लोग समय देख कर ही अपना दिन की शुरुआत करते हैं। वो टाइमिंग मैथ से ही शुरू होती है और हमारे सुबह से लेके रात तक जो दिनचर्या होती है वो मुझे लगता है कि मैथ पर ही आधारित होती है। बहुत बढ़िया। मुझे एक बार बताइए, मैथ्स आपने कहा मैथ्स में नंबर की बात होती है, संख्याओं की बात होती है, ये संख्या है क्या? किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए या मापने के लिए एक किसी डिजिट की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम इस संख्या की मदद से माप 2 सकते और हैं। -2 के बीच का अंतर कितना है? 2 और -2 के बीच का अंतर कितना है? सर 3 का डिफरेंस हो सकता है सर। 2 और -2 के बीच कितने का अंतर है? 3। हाँ सर, 3 डिजिट का मतलब 3 डिजिट का difference। 2 में से -2 को घटाएं तो कितना प्राप्त होगा? 2 और -2 माइनस सॉरी सर कैलकुलेट। चलिए कोई बात नहीं। ये बताइए कि इस सप्ताह में कौन सी खबर समाचार पत्र में या टेलीविज़न पर चर्चा है? सर अभी इस सप्ताह की बात करें तो हमारे एनडीए पार्टी जो है अपना उपराष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित बंगाल के राज्यपाल पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ को किया है। राष्ट्रपति उम्मीदवार की भी घोषणा हुई है, जिसमें द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार के रूप में घोषित किया गया है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन है? निर्वाचन मुझे सर एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन मुझे लगता है कि आर्टिकल 54 के तहत। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। मेरे तरफ से तो सब चीज़ अच्छा ही था। 2 और -2 में 4 का अंतर होगा। 2 -2 प्लस 4 का अंतर होगा। 0 से 2 -2, 0 से 2 तो 1 2 3 4 का अंतर होगा। 101 नहीं, 2 और -2 के बीच का अंतर ठीक है, वो तो मेंटल कैलकुलेशन की चीज़ थी। जैसे आपसे पहले वाले कैंडिडेट से हमने पूछा कि 4 का रूट कितना होगा, तो उन्होंने कहा 2, जो कि सही आंसर है +-2। यस सर। आपसे पूछा पाई क्या है, तो पाई को आप परिमेय और अपरिमेय संख्या पे ले लें, जो नहीं ले जाना था। एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है जो सर्कमफेरेंस और डायमीटर के बीच का अनुपात है। सर्कमफेरेंस यस और सर, डायमीटर परिधि के और बीच व्यास के बीच ठीक है। का। और बाकी आपसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा था। पता नहीं आप लोग बैठते उस तरह से कैसे? इंटरव्यू बोर्ड में ना कि स्पाइन को इरेक्ट करके बैठना चाहिए, मुझे जो लगता है। मैं जब अपने इंटरव्यू में बैठा था तो मैं इस तरह से, मैंने भी 1-2 इंटरव्यू दिए हैं अपने जीवन में, यस सर। फॉर्चुनेटली सफल रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे ख्याल से स्पाइन इरेक्ट होना चाहिए, मतलब आपकी मैक्सिमम हाइट मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है, वो आत्मविश्वास का एक स्तर है। ठीक है, अब 15-20 मिनट तक तो आपको बैठना ही चाहिए स्पाइन को सीधा करके। ठीक है, तो वो आपको एक एडिशनल एडवांटेज देता है हाइट का। Yes. ठीक है ना। और दूसरा चीज़ है कि आप में अलर्टनेस, आप बार बार बोल रहे थे जैसा मैं जानती हूँ, जैसा मैं, इतना बार मैं नहीं बोलते हैं। ठीक है, मैं एकदम नहीं बोलते। सवाल पूछा उन्होंने सर और जवाब दिया आपने यस सर। इनको बार बार आपने सर कहा, क्योंकि उचित नहीं है। ये लगता है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड की कमी है। ठीक है, बाकी कुछ ठीक हो, सब कुछ ठीक था आपका? मैम वो मैं पूछ रही थी, ड्रेस में सूट ही पहनूं या साड़ी? अगर आप साड़ी में कंफर्टेबल तब साड़ी पहनिए, नहीं तो अगर आप सूट पहन रही तो कॉटन वाला इस तरह साइड दुपट्टा एकदम सही है। एकदम सादा सूट आप पहनिए, अगर उस पर कोई ग्लिटर मेरे ख्याल से अगर वर्क सूट नहीं पहनिएगा ना तो कॉलर वाला सूट पहनिएगा, हाँ, वो एक ना कॉलर। एक्सिक्यूटिव लुक देता है। ठीक है, कॉलर वाला जो सूट होता है वो कवर्ड भी रहता है। ठीक है, आपका आत्मविश्वास का स्तर काफ़ी अच्छा है और सब कुछ ठीक है। थोड़ा और स्टडी कर लीजिए। हाँ तो फर्स्ट टाइम खाना। चलिए हाँ, बस ठीक है।